हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। सबसे पहले आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोर कंसेप्टम में बहुत बहुत स्वागत है। डिज़ाइन पैटर्न सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट डिज़ाइन पैटर्न है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला डिज़ाइन पैटर्न है। अगर कोई भी एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हैं जिसमें डिज़ाइन डेटाबेस का इंटरेक्शन है, तो आपको डिज़ाइन रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न यूज करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस सीरीज आज जो भी ट्यूटोरियल में हम कौन कौन से पॉइंट इस रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न होता है क्या चीज़ है। उसके बाद देखेंगे इसका यूज क्यों करते हैं, अगर यूज करते हैं तो इसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। और उसके बाद एक छोटा सा आप एप्लीकेशन बनाएंगे जो .NET कोर API में होगा और उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न को और देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न का अगर डिफिनीसन देखें तो definition है कि द रिपोजिटरी पैटर्न इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न दैट क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन कंट्रोलर, बिजनेस लॉजिक लेयर एंड डेटा एक्सेस लेयर। राइट, तो अगर इसको समझे तो अगर हम MVC आर्किटेक्चर की बात करें तो MVC आर्किटेक्चर में क्या होता है, अगर रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले कंट्रोलर पे जाती है और कंट्रोलर क्या करता है, डेटा एक्सेस लेयर से इंटरेक्ट करता है और जो भी डेटा का उसका कम्युनिकेट करता है, जो भी डेटा इसकी ज़रूरत होती है उसको वहाँ से डेटा से रिक्वेस्ट करके डेटा एक्सेस लेयर से ले लेता है। ठीक है, तो जो रिपोजिटरी पैटर्न क्या करता है, जो कंट्रोलर है और डेटा एक्सेस लेयर है उसके बीच में एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्रिएट कर देता है, एक रिपोजिटरी लेयर क्रिएट कर देता है। और कंट्रोलर क्या होता है, डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर को ना कनेक्ट करके ये रिपोजिटरी लेयर को कनेक्ट करता है। ठीक है, और अगर थ्री टायर आर्किटेक्चर और एन टायर आर्किटेक्चर की बात करें, थ्री लेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस लेयर डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर को कम्युनिकेट करता है, कनेक्ट करता है और डेटा प्रोसेसिंग के लिए, है ना। तो क्या होता है कि जब इन रिपोजिटरी पैटर्न अगर एन टायर या थ्री टायर आर्किटेक्चर में यूज़ करते हैं तो एक लेयर क्रिएट करता है, एक सेपरेशन लेयर क्रिएट करता है बिजनेस लॉजिक लेयर और डेटा एक्सेस लेयर के बीच में। ठीक है, तो बिजनेस लॉजिक लेयर डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर को कम्युनिकेट ना करके वो रिपोजिटरी लेयर को कम्युनिकेट करता है। रिपोजिटरी लेयर कहता है कि आप डायरेक्ट डेटा एक्सेस को कम्युनिकेट मत करो। अगर आपको कोई भी प्रोसेस करना, कोई भी डेटा का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें बताओ, रिपोजिटरी को लेयर को बताओ, हम डायरेक्ट डेटा एक्सेस लेयर से कनेक्ट करेंगे और आपको डेटा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो रिपोजिटरी पैटर्न एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर, एक सेपरेशन लेयर का क्रिएट करता है इन दोनों लेयरों के बीच में, बिजनेस लेयर या और एक्सेस लेयर के बीच में या कंट्रोलर और डेटा एक्सेस लेयर के बीच में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट समझते हैं कि it acts as an intermediary and provide a consistent interface for performing operations on data entities while encapsulating the complexity of data access। right, तो क्या करता है कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, रिपोजिटरी एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक सेंट्रलाइज इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक कंसिस्टेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके लिए CRUD ऑपरेशन के लिए उस इंटरफेस के थ्रू, उस सेंट्रलाइज इंटरफेस के थ्रू आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि कोई डिलीट करना, ऐड करना, अपडेट करना, ये सारा वो सारा उसके थ्रू हो सकता है। तो रिपोजिटरी पैटर्न कहता है कि आपको जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है डेटाबेस से, आप मुझे कहो, मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज प्लेस बना देता है, सेंट्रलाइज इंटरफेस प्रोवाइड करता है, या एक कंसिस्टेंट इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं हम एक ग्राफ के थ्रू। तो अगर देखिए, सब इसको समझते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न अगर किसी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं हुआ है तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो हम समझ सकते हैं कि अगर यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है। पहले इसको हम प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि इसको यूज़ ना करने से क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो वो MVC आर्किटेक्चर पैटर्न के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो MVC में क्या होता है कि जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो यूज़र सबसे पहले कहाँ जाता है, यूज़र रिक्वेस्ट करेगा तो एक कंट्रोलर को
एक्सेस करेगा। ठीक है, कंट्रोलर के पास फर्स्ट रिक्वेस्ट आती है। फर्स्ट तो कंट्रोलर क्या करता है कि वो एम्प्लॉयड एंटिटी फ्रेमवर्क डेटाबेस कंटेक्स्ट को कॉल करता है डेटाबेस के लिए, और एंटिटी इस लेयर का काम है कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करना और को जो भी रिक्वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डेटा को प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू इस फिगर को आप देख कर समझ सकते हैं कि जो कंट्रोलर है किस पर डायरेक्ट डिपेंड है, किस पे, डेटाबेस कंटेक्स्ट पे। ठीक है, डेटाबेस कंटेक्स्ट में अगर जो भी चेंजेज होगा ये कंट्रोलर को उसको उसके इस चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्यों कि कंट्रोलर डायरेक्ट डेटाबेस कंटेक्स्ट को कॉल कर रहा है, कंप्लीट डिपेंडेंट है इसका डेटाबेस कंटेक्स्ट पे, तो इसका जो चेंजेस का रिफ्लेक्शन कंट्रोलर पे होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से अगर देखें कि अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम चेक करना देखना चाहें तो देखिए हमने क्या किया, एक एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू डेटाबेस कंटेक्स्ट क्रिएट किया। एंटिटी फ्रेमवर्क जो भी डेटाबेस इंटरेक्शन हो रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो एक हमने एक क्लास क्रिएट किया डेटाबेस कंटेक्स्ट जो है द डीबी एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट। ये क्या कर रहा है, डेटाबेस, इसका क्या काम है, ये डेटाबेस में एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को सेव करना। तो ये चूँकि डीबी कंटेक्स्ट को इनहेरिट कर रहा है तो इसका मेन काम है कि ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करना, डेटाबेस से इंटरेक्शन करना, उसके और उसमें जो भी प्रोसेस है, जो भी उसकी डेटा को फेच करना हो, डेटा को सेव करना, ये सारा काम ये क्या करता है, एम्प्लॉय कंटेक्स्ट काम करता है। ठीक है, और एक ये एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय क्या है, एक मॉडल है, इसको एंटिटी बोले या मॉडल बोले। ये क्या करता है, ये आपका जो मैप करता है आपके जो डेटाबेस में जो टेबल होता है उससे ये मैप करता है। जो भी डेटा रिटर्न होके आएगा डेटाबेस से ये एम्प्लॉय मॉडल में मैप हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय तो क्योंकि अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि उसमें एक डेटाबेस में एम्प्लॉय टेबल के नाम से, एम्प्लॉय नाम से एक टेबल क्रिएट हो रहा होगा, है ना, हुआ होगा, और ये इसमें आपके मैप करके डेटा रिस्पॉन्स कर जो रिटर्न करेगा एज ए रिस्पॉन्स, तो एम्प्लॉय में सारे इन्फॉर्मेशन डेटाबेस का आएगा और ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट क्या करता है, ये डेटाबेस से इंटरेक्शन का काम करता है। ठीक है, अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, देखा था प्रीवियस एग्जाम्पल में, डायग्राम में, कि एम्प्लॉय कंट्रोलर को अगर एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन लेना है तो क्या कर रहा है, एम्प्लॉय जो कंट्रोलर क्या है, डायरेक्ट डीबी कंटेक्स्ट को कॉल कर रहा था। यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट का डायरेक्ट कॉल कर रहा है। यहाँ पे इसका हमने एक डीबी कंटेक्स्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद क्या किया कि हमने उस डीबी कंटेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया इस एम्प्लॉय कंट्रोलर में। ठीक है, और इस वेरिएबल में इस ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। ठीक है, और इस वेरिएबल के थ्रू हमने क्या किया, डेटाबेस को हिट किया, डेटाबेस के टेबल को कॉल किया, और जो एक लिस्ट है वो लिस्ट यहाँ पे रिटर्न हो गई हमारे पास। इस एपीआई क्या कर उस एम्प्लॉय का लिस्ट रिटर्न कर रहा है। तो आप इस कोड के थ्रू आप देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉय कंटेक्स्ट है डायरेक्ट एम्प्लॉय कंट्रोलर, चूँकि एम्प्लॉय कंट्रोलर है, डायरेक्ट एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट को कॉल कर रहा है ना। तो अगर एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट में कोई भी चेंजेज होंगे तो इसमें हमें चेंज करना पड़ेगा। सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करके कंटेक्स्ट कर दें, ये एस लगा दें, तो क्या होगा कि ये एप्लीकेशन अगर बिल्ड करेंगे, इस एपीआई को बिल्ड करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि ये जो नाम इस डीबी कंटेक्स्ट को ढूंढेगा, और चूंकि ऑलरेडी रीनेम कर चुके हैं तो ये नहीं मिलेगा, तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा कि हम यहाँ पे भी जो भी चेंजेस डीबी कंटेक्स्ट का नाम को चेंज किए हैं वहाँ पे हमें भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास अगर एक सिंगल एप्लीकेशन है, सिंगल कंट्रोलर है, एक दो कंट्रोलर है, मतलब तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हमारे पास एप्लीकेशन लार्ज लेवल पे बनाते हैं, इंटरप्राइज लेवल पे एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे कंट्रोलर होंगे। अगर उन सारे कंट्रोलर में डेटाबेस कंटेक्स्ट को यूज किया गया है तो क्या होगा, हमें मैनुअली सारे कंट्रोलर पे जाना पड़ेगा और हर जगह उसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि एवरी पेज पे हमें क्या होना है, मूव होना होता है, मैनुअली जाना होता है और उसको चेंज करना होता है। एक प्रॉब्लम एक हो गई। दूसरी प्रॉब्लम हो गई कि अगर देखिए एम्प्लॉय कंट्रोलर की तरह जगह एक और कंट्रोलर होता है, अगर कस्टमर कंट्रोलर हो
और वहाँ पे भी उस कंट्रोलर में भी अगर इस एम्प्लॉय लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसको फेच करने का ज़रूरत है, गेट एम्प्लॉय फेच करना चाहता है ये कंट्रोलर ना, एम्प्लॉय लिस्ट को गेट करना चाहता है, तो क्या करेगा कि इस कंट्रोलर में भी सेम इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, हमें वेरिएबल इसका डिक्लेयर करना होगा, फिर इसका कंस्ट्रक्टर पास करना होगा, फिर इस पूरी कंप्लीट मेथड को हमें फिर से ये वाला प्रोसेस को हमें ये डेटाबेस कंटेक्स्ट को यहाँ पे कॉल करना होगा। तो क्या होगा, ये देख रहे हैं कि कोड की डुप्लीकेसी हो रही है, करना डुप्लीकेट कोड हो रहा है। यानी कि अगर इस तरह के बहुत सारे कंट्रोलर हो तो हर कंट्रोलर पे हम सेम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, कंटेक्स्ट को कॉल डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं और इसको बार बार इसको कॉल कर रहे हैं। इस मतलब डुप्लीकेसी इसकी हो रही है कि बार बार कॉल हो रहा है। इनिशियलाइजेशन तो होता ही होगा ये, लेकिन ये पार्ट हमें हर जगह कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इस पार्ट को कॉल करने से क्या प्रॉब्लम आती है, सपोज करो कि बाय चांस कोई किसी वजह से, अब अगर हमने एम्प्लॉय जो है मॉडल है, एम्प्लॉय मॉडल, तो अगर इसका ही नाम चेंज कर दिया तो क्या होगा कि ये फट जाएगा। ये अगर इसको एम्प्लॉय कंट्रोलर में बिल्ड कर चलाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो एम्प्लॉय चूँकि मॉडल है, ये नाम चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो होगा और ये फट जाएगा। सेम प्रोसेस होगा कि वो सारे कंट्रोलर पे 1 बाय 1 जाके हमें फिर एम्प्लॉय का ये जो नाम है उसको रीनेम जो हुआ है उस नाम को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना होगा, तो जाके अपना एप्लीकेशन। तो एक दो प्रॉब्लम हो गई, एक तो एक कोड डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम हो गई, हर जगह कोड चेंज, और कोड डुप्लीकेसी के साथ साथ क्या होगा कि अगर कोड में कोई भी चेंजेस होते हैं हर कंट्रोलर पे जाके चेंज करना पड़ रहा है, ये एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि और इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या हुआ, रिपोजिटरी डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसकी वो इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो देखते हैं कि कैसे रिपोजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंट होता है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो उसको अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली रिपोजिटरी पैटर्न कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये जो हम डायग्राम बनाए हैं ये रिपोजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंटेशन का है, जिसमें कि हमने रिपोजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंट किया। इसे प्रीवियस डायग्राम में आपने देखा होगा कि एक जो लेयर है रिपोजिटरी लेयर, ये जो लेयर उसमें नहीं था, ठीक है। ये हमने जब रिपोजिटरी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो एक थर्ड लेयर बनाते हैं, वो लेयर कहाँ होता है, कंट्रोलर और डेटाबेस कंटेक्स्ट के बीच में होता है। उसको एक क्या करता है, इन दोनों की डिपेंडेंसी को रिमूव करता है, ठीक है। यानी कि एक सेपरेशन लेयर ये बन गया है, कंट्रोलर और डेटाबेस कंटेक्स्ट के बीच में जो लेयर बन गया, एक सेपरेशन लेयर बन गया, जिस लेयर को क्या बोलते हैं, रिपोजिटरी लेयर। तो जैसा कि डिफिनीशन में हमने पढ़ा था, डिफिनीशन में हमने देखा था कि रिपोजिटरी पैटर्न क्या करता है, एक सेपरेशन लेयर क्रिएट करता है, जो अभी हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि इस लेयर इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, अब बेनिफिट ये होगा कि ये जो कंट्रोलर है ये क्या होगा, डायरेक्ट डिपेंड डेटाबेस पे ना होके इस रिपोजिटरी पे डिपेंड होगा। रिपोजिटरी कहता है कंट्रोलर जो भी कंट्रोलर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह का डेटा चाहिए, वो डायरेक्ट डेटाबेस कंटेक्स्ट को कॉल ना करके क्या करेगा, रिपोजिटरी को कॉल करेगा, और रिपोजिटरी क्या होगा, डेटाबेस कंटेक्स्ट को कॉल करेगा और रिक्वेस्ट के हिसाब से, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी डेटा इसको लेना है, फेच करना है, ये डेटाबेस से लेगा और कंट्रोलर को रिटर्न कर देगा, और कंट्रोलर यूजर को रिस्पॉन्स दे देगा जो यूजर को चाहिए, ठीक है। तो एक इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि इसके और इसके कंट्रोलर और डेटाबेस कंटेक्स्ट के बीच की जो है डिपेंडेंसी रिमूव हो गई, ठीक है। तो अब अगर डेटाबेस कंटेक्स्ट में कोई भी चेंजेज होगा एक कंट्रोलर को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक इफेक्ट किसको करेगा, ये रिपोजिटरी पैटर्न को इफेक्ट करेगा, है ना। इसका चूंकि इसकी जो डिपेंडेंसी क्या है, इस रिपोजिटरी की डिपेंडेंसी डेटाबेस कंटेक्स्ट पे है। अगर डेटाबेस में चेंजेज होंगे तो रिपोजिटरी में चेंजेज होंगे, ना कि कंट्रोलर में चेंजेज होंगे। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, जो एप्लीकेशन बढ़िया एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन होता है जो क्लाइंट साइड में मिनिमम चेंजेस कर, क्लाइंट साइड जो हमारा चलता है वो चलता रहे, है ना, और जो भी चेंजेज एक मिनिमम चेंजेज हो। अब मिनिमम चेंजेज कैसे होंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे कंट्रोलर 100 हैं, ठीक है। तो 100 कंट्रोलर में इस डीबी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन को फेच किया गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि चूंकि कंट्रोलर डायरेक्ट डीबी कंटेक्स्ट को चेंज कॉल नहीं कर रहा है, तो एक कंट्रोलर अनइफेक्टेड है, ठीक है। अब जो भी चेंजेज होगा इस डीबी कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये रिपोजिटरी में चेंजेज होगा, और 100 कंट्रोलर जो जितने भी कंट्रोलर हैं वो बिना अफेक्टेड रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या एक ही जगह चेंज हुआ, एक एक सेंट्रलाइज प्लेस पे चेंज हुआ, वो कौन सी रिपोजिटरी पैटर्न पे, जिसके रिकॉर्डिंग चेंज हुआ और रिपोजिटरी लेयर पे चेंजेज हुआ।
कंट्रोलर पे कोई इफेक्ट नहीं है, कंट्रोलर एज इट इज जैसा चल रहा था वैसे चल रहा था। इससे क्या हुआ कि एक मिनिमम चेंजेज हो गए, है ना, मिनिमम चेंजेस करना पड़ा हमें, हर पेज पे जाके चेंजेस नहीं करना पड़ा। तो एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि इसमें कोड जो है, हम जो भी कोड है ना इसका, एक सेंट्रलाइज प्लेस पे है, इसी रिपोजिटरी पैटर्न पे अगर एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन को, तो क्या होता है इसी पेज पे उसका ऐड, है ना, डिलीट, अपडेट इसी पेज पे लिखा जाता रहता है, इसी लेयर पे सिर्फ होता है, और बाकी जितने भी कंट्रोलर हैं उसको सिर्फ इस लेयर को कॉल करते हैं। तो कोड डुप्लीकेसी यहाँ पे क्या होता नहीं होता, किसी हर कंट्रोलर पे जा के इस कोड ऐड एडिट डिलीट की फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट नहीं करते, बस इसको हम कॉल कर देते हैं हर जगह जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है तो उसको कॉल करते हैं। बाकी कोड हमारा एक सेंट्रलाइज प्लेस पे होता है। इससे क्या होता है कि कोड की डुप्लीकेसी नहीं होती है। ये दोनों फ़ायदे हो गए। जो हमारे पुराने जो रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ नहीं करने से जो प्रॉब्लम आती है उसको ये दोनों रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ करने से रिजॉल्व कर देते हैं, जैसा हम देख रहे हैं वैसे रिजॉल्व कर देते हैं। अब आती है कि रिपोजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिपोजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या है, हमें क्या सबसे पहले इंटरफेस क्रिएट करना पड़ता है। सपोज करिए कि हमें एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन सेव करना है, तो हम एम्प्लॉय का एक मॉडल बनाए, एम्प्लॉय मॉडल के, तो हम क्या करेंगे, इसके नाम एम्प्लॉय के नाम से एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, आई एम्प्लॉय। ठीक है, आई एम्प्लॉय इंटरफेस क्रिएट करेंगे, और इसमें जो भी मेथड हमें जो भी फंक्शनलिटी चाहिए इस रिपोजिटरी की आई इंटरफेस में हम डिक्लेयर कर दें। सपोज करिए कि मुझे अब गेट की फंक्शनलिटी चाहिए, तो हम गेट का मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, है ना। जो भी लिस्ट रिटर्न करना है, क्या रिटर्न टाइप है, उसके हिसाब से यहाँ पे मेथड बना के इसको रिटर्न कर देंगे। तो क्या ये मेथड डिक्लेयर कर देते हैं। इंटरफेस में मेथड क्या करते हैं, सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि क्या करना है, ये नहीं बताया जाता कि कैसे करना है। ठीक है, तो सिर्फ इसको मेथड डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद एक क्लास बनाते हैं, वो क्लास क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास होता है। जैसे एम्प्लॉय का क्लास है तो हम एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्लास एक बना देंगे, है ना, रिपोजिटरी क्लास बना के करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इंटरफेस जो भी आई एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूछेगा कि यहाँ पे एक रेड सिंबल आ जाता है, जैसे कंट्रोल डॉट करके आप चेक करोगे, या राइट क्लिक उस पर जो इस इम्प्लीमेंटेशन पर राइट क्लिक करके चेक करोगे तो यहाँ पे एक पूरे के पूरे जो मेथड है इसमें कॉल हो जाएंगे इस एम्प्लॉय रिपोजिटरी में, और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है उस मेथड को। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस, एक तरीका होता है रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट करने का किसी भी प्रोजेक्ट में। तो क्या करते हैं, रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले स्पेसिफिक क्लास का एक इंटरफेस बनाते हैं, फिर उसका एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं, और इस इंटरफेस को उसमें इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, उसके सारे मेथड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे एक और फ़ायदा होता है कि अब रिपोजिटरी पैटर्न क्या करती है, इस इंटरफेस को कॉल करता है, ना कि इम्प्लीमेंटेशन क्लास को। ठीक है, तो रिपोजिटरी पैटर्न जब इंटरफेस को कॉल करता है, इंटरफेस के मेंबर्स को यूज करता है, तो इस क्लाइंट को, कंट्रोलर को ये नहीं पता होता है कि हम किस इम्प्लीमेंटेशन क्लास को कॉल कर रहे हैं। तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है ये, अगर हम रिपोजिटरी पैटर्न यूज करते हैं एक सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है कि क्लाइंट को ये नहीं पता है कि हम जो मेथड कॉल कर रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे, किस क्लास का यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ उसको ये एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दी जाती है कि आप इस इंटरफेस को यूज करो, है ना, और इस इंटरफेस में जो मेथड है उसको यूज करो, आपको जिस मेथड की रिक्वायरमेंट है उस मेथड की यूज करो। लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता है कि उसको ये नहीं पता होता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है। तो एक बेनिफिट हो गई इसको। तो क्या क्या हमने इस बेनिफिट, एक तो हमारे पास कोड की जो है कोड की डुप्लीकेसी नहीं हुई। दूसरा हमारे पास एक चेंजेस जो है, मैक्सिमम चेंजेस जो है वो हमारे पास जो है एक सेंट्रलाइज प्लेस पे चेंजेस होते हैं। तीसरा इसका वजह क्या होता है कि कोड जो सेपरेशन होता है, एक सेपरेशन लेयर क्रिएट होता है जिसकी वजह से चेंजेस हमारे मिनिमाइज हो जाते हैं। और थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर बेनिफिट्स इसका क्या होता है, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है। क्लाइंट को ये नहीं पता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। ओके, तो अब समझ चुके हैं। तो इसको एक कोड के बेस पे समझते हैं कि आखिर इसमें कैसे होता है। तो कोड, ठीक है, तो अगर ये देखें कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक हमने एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट क्रिएट किया। ये हमारा एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट, इसका क्या काम होता है कि ये
स्पेशली क्या करता है कि एक इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है, डेटाबेस की जो भी कनेक्टिविटी करता है, उसे कैसे डेटा फेच करना है, सारा इम्प्लीमेंटेशन ये किसका काम होता है, ये डेटाबेस कंटेक्स्ट का काम होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हम डेटाबेस कंटेक्स्ट क्रिएट करते हैं। उसके बाद से क्या करते हैं कि जब एक डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लियर हो जाता है तो हम डिस्कस किए थे कि एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम मान लीजिए एक एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन सेव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक इंटरफेस क्रिएट किया आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। ठीक है, उसमें हमने मेथड डिक्लेयर किया गेट ऑल असिंग एंड गेट बाई आईडी असिंग। तो गेट ऑल असिंग क्या करेगा, सारे एम्प्लॉय के इन्फॉर्मेशन को फेच करेगा, और गेट बाई आईडी क्या करेगा, आईडी पास कर एम्प्लॉय आईडी के बेस पे एम्प्लॉय का डिटेल्स फेच करेगा। ठीक है, तो ये जो है इसकी फंक्शनैलिटी है कि सॉरी इसके मेथड हैं, इसको किया गया डिक्लेयर किया गया कि आई रिपोजिटरी जो है आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी क्या करेगा, ये दो काम करेगा, जिसमें एम्प्लॉय के सारे लिस्ट लेके आएगा और एक एम्प्लॉय का आईडी के हिसाब से उसका डिटेल्स लेके आएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक हम रिपोजिटरी क्लास बनाएंगे। तो हमने एक रिपोजिटरी क्लास बनाया जिसका नाम रखा एम्प्लॉयर रिपोजिटरी। एम्प्लॉयर रिपोजिटरी क्या किया, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया और इसको हमने यहाँ से इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या है कि जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि इम्प्लीमेंट इंटरफेस। जैसे इम्प्लीमेंट इंटरफेस को क्लिक करेंगे तो ये जो मेथड होंगे यहाँ पे हमारे पास सारे मेथड आ जाएंगे, और उसको अपने अकॉर्डिंग क्या करना, डेटाबेस से ये मेथड आ जाएंगे नॉट इम्प्लीमेंटेशन करके। उसके बाद से हमें डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करना है, हम इस पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे। राइट, अभी मेरे पास एक मेथड दिख रहा है क्योंकि मैंने इस मेथड को इम्प्लीमेंट करके यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक, इसलिए यहाँ पे रेड सिंबल आ रहा है, यानी कि इसका मतलब कि इस रिपोजिटरी में जितने मेथड हैं इसमें इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चूंकि ये इंटरफेस का एक इंटरफेस है, कहता है कि इंटरफेस क्या होता है, थोड़ा सा उसका जानकारी दे देते हैं। इंटरफेस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो कहता है कि अगर आप हमको यूज कर रहे हो, मतलब आप मेरे इंटरफेस को यूज कर रहे हो, तो मेरे जितने भी मेंबर हैं आपको यूज करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस इंटरफेस को तो यूज किया लेकिन इसके सारे मेंबर को यूज नहीं किया, हमने सिर्फ इस मेंबर को यूज किया हुआ, सिर्फ एक मेथड को यूज किया, इसलिए यहाँ पे रेड सिंबल दे रहा है। अगर सारे मेथड करते तो प्रॉपर है ग्रीन, इसमें कोई रेड का लाइनिंग नहीं होती। ठीक है, एक पूरा का पूरा सही तरीके से यहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो हमने इसके सारे मेंबर को यूज नहीं किया। अब इसमें कैसे यूज किया गया है, अब रिपोजिटरी पैटर्न में कैसे डेटाबेस, अब एक्चुअली जैसा हमने डिफिनीशन देखा था कि रिपोजिटरी पैटर्न जो है वो डेटाबेस को कनेक्ट करेगा, जबकि एम्प्लॉय कंट्रोलर नहीं करेगा। तो रिपोजिटरी पैटर्न कैसे कनेक्ट करता है, तो देखिए सेम प्रोसेस करेगा कि हम एम्प्लॉय डेटाबेस कंटेक्स्ट का जो है एक यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए और इस एम्प्लॉय रिपोजिटरी का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए, और कंस्ट्रक्टर में क्या किया, एम्प्लॉय डेटाबेस कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पास किया और इस वेरिएबल में इसके ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया। ठीक है, और इस वेरिएबल के थ्रू हमने क्या किया, डेटाबेस के टेबल को कॉल किया, जैसा कि हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि जिसमें हमने रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ नहीं किया था, उसमें क्या था कि वो डायरेक्ट रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ नहीं किया तो डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहे थे। लेकिन अब कंट्रोलर के अंदर ये सारे इम्प्लीमेंटेशन ना होके हमारे रिपोजिटरी के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये रिपोजिटरी डेटाबेस से कंटेक्ट कर रहा है, जो भी डेटा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये कनेक्ट करके उससे डेटाबेस से डेटा ले रहा है। ठीक है, अब कंट्रोलर क्या कर रहा है, अब इसको देखते हैं कि हम कंट्रोलर में फिर कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसका। तो कंट्रोलर में क्या होता है कि अब कंट्रोलर क्या है, अब क्या करता है कि कंट्रोलर डेटाबेस को कॉल ना करके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एम्प्लॉय कंट्रोलर यहाँ पे इस डेटाबेस को कॉल नहीं कर रहा है, एक क्या कर रहा है, इस रिपोजिटरी को कॉल कर रहा है, आई इंटरफेस रिपोजिटरी को कॉल कर रहा है। ठीक है, इस रिपोजिटरी को कॉल कर रहा है और यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का, और इस इंटरफेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास किए और इस वेरिएबल में हमने ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया, और इस वेरिएबल के थ्रू हमने क्या है, इस मेथड को कॉल किया गेट ऑल
असिंक मेथड को कॉल किया और ये मेथड चूँकि इसका इम्प्लीमेंटेशन एम्प्लॉय रिपोजिटरी में, उससे वहाँ से डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा और यहाँ पे इस एपीआई को रिटर्न कर दे रहा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि एम्प्लॉय कंट्रोलर क्या है, डीबी कंटेक्स्ट से डायरेक्ट इंटरेक्ट ना करके क्या करे, एम्प्लॉय रिपोजिटरी पैटर्न से इंटरेक्ट कर रहा है। रिपोजिटरी पैटर्न क्या करे, डेटाबेस से डेटा लेके कंट्रोलर को दे रहा। अब इससे बेनिफिट क्या है कि अगर डेटाबेस कंटेक्स्ट में, अभी हमने जो बेनिफिट डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास अगर इस कंटेक्स्ट में कोई भी चेंजेस हो गए, इस यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट में कोई भी अगर हमने चेंजेस किया तो क्या होगा कि चेंजेस यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे ये कहाँ पे कॉल हुआ, यहाँ पे कॉल हुआ, तो यहाँ पे ही चेंज करना होगा, इस रिपोजिटरी पैटर्न पे ही चेंज करना होगा, न कि हमें पूरे कंट्रोलर पे जाके चेंज करना हो। तो कंट्रोलर क्या है, इससे कंट्रोलर को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं है कि बिजनेस लॉजिक में क्या चेंज हो रहा है, डेटाबेस में क्या चेंज हो रहा है, उसको उससे मतलब नहीं। वो डायरेक्ट रिपोजिटरी को कॉल कर रहा है, इंटरफेस को कॉल कर रहा है और जितनी भी चेंजेस यहाँ पे हैं एज इट इज़ होने देता है, उससे कोई मतलब नहीं और वो अपना काम खुद करता रहता है, उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो कंट्रोलर में जो चेंजेस करते थे हर पेज पे जाके, वो हम चेंजेस ना करके हम एक सेंट्रलाइज प्लेस पे चेंज करते हैं और बाकी जितने भी एप्लीकेशन है उसको एज इट इज छोड़ देते। जितने भी कंट्रोलर है जहाँ जहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन इस रिपोजिटरी का, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एज इट इज चलता रहता है। तो एक बेनिफिट ये हो गया। ठीक है, और जैसा दूसरे बेनिफिट को जो हमने डिस्कस किया था कि अगर इंटरफेस, इस कंट्रोलर को क्या पता है कि ये इंटरफेस प्रोवाइड कर दी जाती है, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता है, इसको ये नहीं पता है कि गेट ऑल सिंक कहाँ से इसका इम्प्लीमेंट होगा। ये इंटरफेस जिस क्लास को इम्प्लीमेंट करेगा है ना, जो क्लास इसको इम्प्लीमेंट करेगा उसके इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से इसका यहाँ पे मेथड होगा। तो एक क्या हुआ कि एम्प्लॉय कंट्रोलर को ये नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होता है, सिर्फ इसको एक मेथड प्रोवाइड कर दी जाती है, उस मेथड को एक कॉल करता है। ठीक है, तो हमें होपफुली आप लोग रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन पे, थोड़ा इसका वो देखते हैं इसका जो है बेनिफिट्स क्या होते हैं। अभी हमने जो डिस्कस किया क्यों यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं एक बार बता देते हैं कि बेनिफिट्स क्या है। इट सेपरेट द डेटा एक्सेस लॉजिक फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि एक सेपरेशन लेयर क्रिएट कर देता है डेटाबेस एक्सेस और बाकी एप्लीकेशन के बीच में। ठीक है, तो एक सेपरेशन लेयर क्रिएट कर देता है और उसका बेनिफिट क्या होता है कि इसे एक अभी जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो है रिपोजिटरी पैटर्न क्या करता है, एक सेपरेशन लेयर क्रिएट कर देता है, उसकी कोड रीयूजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, सेपरेशन लेयर क्रिएट कर देता है ना। और ये टेस्टेबिलिटी का मतलब कि रिपोजिटरी पैटर्न एक इंटरफेस यूज करता है और इंटरफेस जो होता है यूनिट टेस्ट लिखने में बहुत हेल्पफुल होता है, यूनिट टेस्ट लिखने में बहुत यूज होता है। ठीक है, अगर इंटरफेस यूज हुआ रहा है तो हम बहुत इजीली क्या है यूनिट या कोई भी यूनिट टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ठीक है, और स्केलेबिलिटी, कोई भी अगर फंक्शनैलिटी उसमें इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम विदाउट क्लाइंट साइड इफेक्ट किए हुए है ना, और इजीली हम उसमें कोई भी नई फीचर को ऐड कर सकते हैं, इसमें फीचर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका बेनिफिट होता है। और यूज कैसे करते हैं इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इंटरफेस को सबसे अगर रिपोजिटरी पैटर्न को यूज़ करना होता है तो उसके रिगार्डिंग एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, फिर उस इंटरफेस में जितने जो मेथड हमें चाहिए उसको डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद से क्या करता है, एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास क्रिएट करते हैं और इस इंटरफेस को क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं और उसको जिस कंट्रोलर में जिस बिजनेस लेयर पे यूज़ करना होता है उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू क्या होता है हम यूज़ करते हैं। अगर डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपको ज़्यादा अगर नहीं समझ में आती होगी तो हमने एक वीडियो बनाया हुआ है डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे, प्लीज़ उस वीडियो को देखें और उसके बाद रिपोजिटरी पैटर्न को देखें, आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जो MVC 8 में है, एक API है MVC 6 में एक API है जिसको हमने एक इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है रिपोजिटरी पैटर्न का। तो देखते हैं इसमें कैसे रिपोजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंट किया जाएगा और है ना। तो ऑलरेडी मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले जो कंट्रोलर में आप देख रहे होंगे तो हमने क्या किया था कि एक लेयर बनाया जो एम्प्लॉय DB कंटेक्स्ट जो है
इसमें क्या हुआ कि एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट का एक क्लास क्रिएट किया, वो जो डेटाबेस क्लास डीबी कंटेक्स्ट को इनहेरिट कर रहा है, और उसके बाद से ये जो क्लास क्या करेगा, ये डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, उसको हम कनेक्शन एक्शन प्रोवाइड करेंगे, और ये डेटाबेस इंटरेक्ट करके जो डेटा को फेच करेगा। अभी फिलहाल हमारे पास एक मॉडल है एम्प्लॉय मॉडल, तो एम्प्लॉय मॉडल के क्या करेगा कि इसी के ही कंपेयर में, इसी के ही अकॉर्डिंग मॉडल के अनुसार एक टेबल क्रिएट होगा डेटाबेस में एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है। और जब जब डेटा फेच करेंगे तो डेटाबेस से वो टेबल का एम्प्लॉय टेबल का इन्फॉर्मेशन आके इसमें मैप हो जाएगा, इस मॉडल में, इस एंटिटीज में, और ये रिटर्न हो जाएगा जहाँ पे इसका रिटर्न ज़रूरत होगी, ठीक है। जिस मॉडल जिस बिजनेस लेयर को, जिस कंट्रोलर को एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होगी, उसको ये रिटर्न कर देगा एम्प्लॉय, ठीक है। तो हमने पहला काम क्या किया कि एक डीबी कंटेक्स्ट हमने क्रिएट किया, है ना। इसके पहले एक चीज़ देखें कि जो डीबी कंटेक्स्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी इन डेटाबेस इंटरेक्शन होता है तो ऐप सेटिंग में हम उसका एक कनेक्शन स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग ऐप सेटिंग में डिक्लेयर कर देते हैं, और दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि प्रोग्राम CS में क्या करते हैं कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉल कर देते हैं, उस ऐप सेटिंग की वैल्यू को कॉल कर देते हैं। सेकेंड स्टेप है कि हम उसके ऐप सेटिंग के वैल्यू को program.cs में यूज करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने ऐड डीबी कंटेक्स्ट जो क्रिएट किया, इसको कॉल किया, और डिफ़ॉल्ट कनेक्शन जो कनेक्शन ऐप सेटिंग में जो दिए हुए हैं उसको कॉल करके यहाँ पे हम डीबी कंटेक्स्ट जो भी यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करके हम यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्ट कर देते हैं। 2 स्टेप होता है। तीसरा स्टेप में हमने मॉडल को क्रिएट किया हुआ। अब देखते हैं कि बिना रिपोजिटरी यूज किए अगर हम कोई कंट्रोलर पे डेटाबेस को कॉल करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो जैसा कि हमने डिस्कस अर्लियरी किया हुआ था कि जैसे देखा हुआ था कि अगर कंट्रोलर पे कैसे हम डीबी कंटेक्स्ट को डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और कंट्रोलर एक कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय कंट्रोलर का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, और उसमें क्या किया कि एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट पास किया, और इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, मैंने इस वेरिएबल में असाइन कर दिया, ठीक है। और इस वेरिएबल के इस वेरिएबल से क्या किया, मैंने एम्प्लॉय टेबल को कॉल किया जो एम्प्लॉय की लिस्ट को रिटर्न कर रहा है ना, और जो API को प्रोवाइड कर दिया और API इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपने देखा जैसा डिस्कस हुआ था कि इसमें डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट को एक कॉल किया हुआ है। आप इसमें देखेंगे कि ये एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट को ये डायरेक्ट कॉल किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें कि इसमें जो भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट में अगर जाए, यहाँ पे एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट में, तो यहाँ पे अगर एम्प्लॉय का कोई भी नाम अगर चेंज कर दे, जैसा कि हमने डिस्कस किए, अगर हम नाम चेंज कर दें, यहाँ पे आप देखेंगे तो नाम चेंज करके अगर बिल्ड करें इस एप्लीकेशन को, तो एप्लीकेशन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉय कंट्रोलर में जो है एम्प्लॉय कंटेक्स्ट क्लास को कॉल किया गया है, जो बदल चुका है, उसका नाम हम चेंज कर चुके हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय कंट्रोलर क्या है, इसको ढूंढ रहा है कि एम्प्लॉय कंटेक्स्ट क्लास को, लेकिन हमने रीनेम करके हमने कंटेक्स्ट कर दिया, है ना। तो क्या हुआ कि ये चेंज नहीं, अब देखेंगे कि ये चेंज सही हो गया, इसका जो है एक्सेप्शन चला गया। क्योंकि हमने जो रीनेम किए हुए थे उसका यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। तो इससे मतलब क्या हुआ कि इससे ये हुआ कि अगर डीबी कंटेक्स्ट में कोई भी चेंजेस करेंगे, वो कंट्रोलर जहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, जहाँ ये यूज हुआ है, वहाँ जाके हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अभी तो ये सिंगल कंट्रोलर है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, हमने यहाँ पे आके चेंज कर दिया, एप्लीकेशन हमारा चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा कंट्रोलर है तो हर पेज पे हमें जा के करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है अगर हम रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसको एज इट इज कर देते हैं ना, और ठीक है। तो अगर हम बिल्ड करेंगे तो मेरा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा प्रॉपर, जो हमने चेंजेस किए थे उसको रिवर्ट कर लिया, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर हम कोई भी चेंज एम्प्लॉय का चेंजेस यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारे कंट्रोलर में भी हमें जाके
चेंज करना पड़ेगा। एम्प्लॉय जो कंट्रोलर है इसमें जाके हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने जो चेंज कर दिया उसके हिसाब से इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये तो बहुत, तो एक क्या होगा कि हमारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है नहीं है कि हर जगह चेंज करने का, और दूसरी चीज़ें क्या होगा कि ये कोड अगर किसी और कंट्रोलर में यूज हो रहा होगा तो बार वहाँ पे भी जाके हमें ये मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा, इस कोड को वहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कोड डुप्लीकेसी हो गई, ठीक है। तो अब देखते हैं कि अब इम्प्लीमेंट करते हैं रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न, और कैसे रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करते हैं वो देखते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्या रिपोजिटरी डिज़ाइन पैटर्न इम्प्लीमेंट करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है इसको हम देख रहे हैं ये सॉल्व हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलते हैं रिपोजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले उसको हम देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ करने का जो तरीका है सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। कोई क्या फोल्डर स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ें, मतलब सब लोग अपने हिसाब से उसका फोल्डर स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एक फोल्डर रखा जिसको नाम दिया मैंने सर्विसेज में मैंने 2 फोल्डर दिया, एक कंट्रैक्ट और एक इम्प्लीमेंटेशन। कंट्रैक्ट में हमने क्या किया, जितने इंटरफेस होंगे उसको डिक्लेयर किया, और इम्प्लीमेंटेशन में उस क्लास के इम्प्लीमेंटेशन क्लास को डिक्लेयर किया, ठीक है। अब इंटरफेस जैसे कि अभी हम इम्प्लॉई, अब सपोज कीजिए अभी हमारे पास क्या है, इम्प्लॉई का इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, तो हमने एक इम्प्लॉई का रिपोजिटरी ऐड किया है ना, इंटरफेस ऐड किया। इस इंटरफेस को हमने जो मेथड इसको प्रोवाइड करना था यहाँ पे हमने उसको डिक्लेयर कर दिया जैसा डिस्कस किया है। उसके बाद फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे और उसमें जो मेथड है उसको डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाएंगे, जैसे कि हमने एम्प्लॉय रिपोजिटरी नाम से एक इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाया, और उसमें क्या किया, मैंने एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट किया। जैसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे देखेंगे इसको जब 2 मिनट के लिए अगर कमेंट कर दें तो 2 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे रीड आ रहा, यहाँ पे आएगा इम्प्लीमेंट इंटरफेस, राइट। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी इस इंटरफेस में जो मेथड होंगे यहाँ पे ऑटोमेट कॉल हो जाएंगे और थ्रो न्यू इम्प्लीमेंटेशन के साथ। अब क्या करना है, इस मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना होगा कि ये मेथड क्या करेगा, डेटाबेस से क्या इंटरेक्ट करके डेटा लेके आएगा, किस तरह का डेटा लेके आएगा, ये इम्प्लीमेंटेशन हमें करना होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, इंटरफेस का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है ये अभी हमने देखा, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है गेट ऑल एसिंक मेथड का इम्प्लीमेंट। अब डेटाबेस से इंटरेक्ट किसको करना है, तो क्या करना होगा कि डेटाबेस कंटेक्स्ट जो हमने किया था, जो पहले देखा था कि हमने जो डायरेक्ट कंट्रोलर में यूज़ किया उसको कंट्रोलर में ना करके इस रिपोजिटरी में हमने उस डेटाबेस कंटेक्स्ट का क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसका एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। इस कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया कि एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट पास कर दिया और इस ऑब्जेक्ट को क्या किया कि इस वेरिएबल के असाइन कर दिया। अब ये वेरिएबल क्या है, ये चूँकि प्राइवेट रीड ओनली वेरिएबल, ये पूरे एप्लीकेशन में यूज हो जाएगा इंटरेक्शन करने के लिए डेटाबेस का। अब इस वेरिएबल को हमने क्या किया कि इस वेरिएबल के थ्रू हमने टेबल को कॉल कर लिया, है ना, एम्प्लॉय टेबल को कॉल कर लिया जो एम्प्लॉय का लिस्ट रिटर्न करता है, और इस वेरिएबल में हमने असाइन कर दिया और इसमें असाइन करके रिटर्न कर दिया, पूरा का पूरा एम्प्लॉय का लिस्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो डेटाबेस कंटेक्स्ट और डेटाबेस का इंटीग्रेशन हो रहा था, इम्प्लीमेंटेशन हम कंट्रोलर में कर रहे थे, वो कंट्रोलर में न करके हमने कहा किया एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी में किया, रिपोजिटरी लेयर में किया, है ना। अब और उसमें रिपोजिटरी लेयर में किया। अब इस रिपोजिटरी लेयर को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे कंट्रोलर पे, ठीक है। तो अब वो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं, ठीक। अब तो चलते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमने एक इंटरफेस डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन क्लास किया और उस इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे क्या किया कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, है ना। उसके सारे मेथड हैं, उस सारे मेथड को इम्प्लीमेंट कर दिया जो उसकी रिक्वायरमेंट फंक्शनलिटी है उसके साथ। अब कंट्रोलर क्लास में चलते हैं। हमने कंट्रोलर में एक एम्प्लॉय रिपोजिटरी कंट्रोलर के नाम से क्रिएट किया हुआ। इस एम्प्लॉय रिपोजिटरी कंट्रोलर में क्या करते हैं कि इस एम्प्लॉय रिपोजिटरी कंट्रोलर में क्या नाम थोड़ा सा वो हो गया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें आई एम्प्लॉय इंटरफेस को कॉल करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। रिपोजिटरी का जो इंटरफेस है, रिपोजिटरी इंटरफेस है, उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और आई एम्प्लॉय का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करके हम आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का एक इंटरफेस जो क्रिएट किया उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करते हैं। इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस वेरिएबल में असाइन कर देते हैं और इस वेरिएबल के थ्रू क्या हो रहा है कि उस रिपोजिटरी पैटर्न में जो मेथड है गेट असाइन,
अगर यहाँ पे गुट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ये कॉल करेगा जो रिपोजिटरी पैटर्न के जो मेथड है उसको कॉल कर रहा है, और इसके थ्रू क्या कर रहा है कि ये पूरी की पूरी जो लिस्ट रिटर्न कर रही है इस एपीआई के थ्रू रिटर्न हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या है इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, कैसे रिपोजिटरी पैटर्न यूज करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होता है कि हम पहले उसका डीबी कंटेक्स्ट क्रिएट करते हैं, इंटरफेस क्रिएट करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन क्रिएट करते हैं, और उस इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू उस इंटरफेस के थ्रू जिस कंट्रोलर में जहाँ भी यूज करना होता है हम यूज करते हैं। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब देखते हैं जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इस रिपोजिटरी पैटर्न यूज करने से। तो चलते हैं हम एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट में। ठीक है, जब एम्प्लॉय डीबी कंटेक्स्ट में हम गए, यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने डीबी कंटेक्स्ट का नाम चेंज कर दिया था। ठीक है, अगर यहाँ पे हम नाम चेंज कर दिए तो क्या होगा कि अगर हम एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे तो जो रिपोजिटरी पैटर्न कंट्रोलर है वो एरर नहीं देगा। ठीक है, अगर देखेंगे यहाँ पे जो एम्प्लॉय रिपोजिटरी है, ठीक है, सॉरी सॉरी ये नहीं वो शिट, यहाँ पे हमने क्या किया कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी, हाँ सॉरी, ये एम्प्लॉय जो कंट्रोलर है ये हमारा एम्प्लॉय कंट्रोलर रिपोजिटरी कंट्रोलर, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं किया। जैसा कि प्रीवियस में आपने देखा था कि कंट्रोलर में एक्सेप्शन आ रहा था, लेकिन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय का कोई डायरेक्ट डेटाबेस कंटेक्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन इसमें नहीं है, हम डायरेक्ट यूज़ नहीं किए हुए। क्या कहाँ यूज़ किए हैं? एम्प्लॉय रिपोजिटरी में यूज़ किए हैं। तो एम्प्लॉय रिपोजिटरी में जब हम जाते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या है कि एम्प्लॉय रिपोजिटरी में हमने क्या किया, डेटाबेस कंटेक्स्ट को कॉल किया हुआ, डीबी कंटेक्स्ट को कॉल किया हुआ। तो अगर यहाँ पे नेम चेंज हुआ तो हमको यहाँ पे नेम्स करेंगे, और ये बस यहाँ पे चेंज किए, सिर्फ एम्प्लॉय रिपोजिटरी में चेंजेस किए, और सारे के सारे एप्लीकेशन में एरर जो थे, सारे एप्लीकेशन के जो एरर हो गए ऑटोमेट रिमूव हो गए। क्यों? कि जो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन था एक सेंट्रलाइज प्लेस पे था, एम्प्लॉय रिपोजिटरी कंट्रोल सर्विस पे था, है ना। और जो कंट्रोलर हैं जो भी और कंट्रोलर जैसे एम्प्लॉय कंट्रोलर हो गया और सारे कंट्रोलर है इस सर्विस को यूज़ कर रहा है, इस इंटरफेस को यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट डीबी कंटेक्स्ट को यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए डायरेक्ट जब उसकी डिपेंडेंसी ही नहीं है तो उसमें कोई रिफ्लेक्ट नहीं आता है। अब रिपोजिटरी पैटर्न पे हमने चेंज किया और एप्लीकेशन हमारा हर जगह से बिल्ड हो जाएगा और चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी आपने देखा कि इसमें क्या हो गया कि हमने जो चेंजेस किए डीबी कंटेक्स्ट में चेंजेस किए वो एक जगह चेंज करने पे क्या होगा, पूरी की पूरी एप्लीकेशन हमारी एज इट इज़ हो गई, उसमें चेंज करना नहीं पड़ा। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये हो गया कि रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ करने से क्या होता है कि हमारे मैक्सिमम चेंजेस जो है हम करने से बच जाते हैं। हम एक सेंट्रलाइज प्लेस पे चेंज करते हैं और एप्लीकेशन क्या होता है हमारा एज इट इज़ चलना। तो एक सॉफ्टवेयर पैटर्न जब बनाते हैं तो इसमें सबसे वाली जो प्रायोरिटी होती है वो हम देखते हैं कि एप्लीकेशन में मिनिमम चेंजेज हो, है ना, मिनिमम चेंजेज हो। ठीक है, अभी जैसा कि अगर इस एप्लीकेशन में अगर रिपोजिटरी पैटर्न यूज़ किया होगा कंट्रोलर 100 हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक जगह हम चेंज करते हैं रिपोजिटरी पैटर्न पे और बाकी एप्लीकेशन एज इट इज चला जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया तो सारा पॉइंट हमने ऑलरेडी इसमें कवर कर लिया। अब एग्जीक्यूट करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन रिपोजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंट किए हैं वो क्या एप्लीकेशन हमारा जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो हम जैसा रिस्पॉन्स आते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, और एक बार देखते हैं, है ना। अब एग्जीक्यूट किए हैं। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी पैटर्न ए मेथड है, एक कंट्रोलर है जिसमें यूज़ किया हुआ। अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि सारे एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन आएगा। तो कितने एम्प्लॉय हैं हमारे डेटाबेस में, 2 एम्प्लॉय हैं तो 2 का इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया आएगा। देखिए 2 का इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ आ गया, यानी कि जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है रिपोजिटरी पैटर्न का अभी इम्प्लीमेंटेशन किया वो प्रॉपर हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। ठीक है, और सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है। और ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर देखें, इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम आए, कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आए तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे और उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।